हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लोकेश डागोर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी गुरुजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ऑफलाइन बैच में कुछ लोगों को, कम लोगों को मतलब आपकी जो पॉलिटी की क्लासेज है उसका फ़ायदा होता है, तो आप क्यों नहीं ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करें। तो आप सब लोगों की डिमांड पर मैं ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत आज भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक संविधान सभा, जिससे प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न आना लगभग तय होता है, ऐसे एक टॉपिक पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत आज की जो क्लास है उसमें कवर करेंगे संविधान सभा की मांग। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है संविधान सभा की मांग, और संविधान सभा की थोड़ी सी हम समझेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के द्वारा जो समय समय पर संविधान सभा के लिए भारत में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जो डेलीगेट्स, एक तरह से मिशन या आयोग भेजे गए थे, जिनमें सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव है, इसके बाद में क्रिप्स मिशन है और कैबिनेट मिशन है। इन तीनों आयोगों से संबंधित और इसकी प्रमुख सिफारिशें, इनके बारे में भी आज की क्लास में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको पता होगा सबसे पहले जो प्रस्ताव है वो अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर क्रिप्स मिशन आएगा, और दोनों के दोनों जो प्रस्ताव हैं वो क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। इसके बाद में हमारी जो क्लास में रहेगी, जैसे ही कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारत में संविधान सभा का इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे उन सदस्यों के संबंध में विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर, जो हमारा है संविधान सभा की मांग। अब देखिए, संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा की भारत में बहुत पहले समय से ही मांग चली आ रही थी, और भारत में संविधान सभा की अगर आपको जड़ें देखने को मिलती हैं तो वो मिलती हैं भारत के स्वाधीनता आंदोलन में। एक तरह से ये कहें कि भारत में संविधान सभा की जो मांग है वो स्वाधीनता आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। तो पहला व्यक्ति कौन है जिसने भारत में संविधान सभा की मांग की, यहीं से आपकी पॉलिटी की क्लास शुरू होती है। तो वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा की मांग की है, तो वो पहला व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ही हैं जो स्वराज विधेयक में, किस विधेयक में, स्वराज विधेयक इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक 1895 में पहली बार संविधान सभा की मांग करते हैं। एक एक लाइन इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फैक्ट बेस है, तो थोड़ा फैक्टों को आपको याद रख के चलना है। पहली लाइन से किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है ये आप देखेंगे। देखो संविधान सभा की पहला प्रश्न कैसे बनेगा, यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई थी, तो वो आपको याद रखना है 1895 में। अगर व्यक्ति का नाम पूछे तो वो है बाल गंगाधर तिलक जी, और उनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया जाता है जिसका नाम है स्वराज विधेयक। तो स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक पहली बार 1895 में क्या देंगे, संविधान सभा की मांग करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी 5 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी संविधान सभा की मांग करते हैं। देखो आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है, असहयोग जो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, और महात्मा गांधी जी इसको प्रारंभ कब करते हैं, वो करते हैं 1920 में। 1920 से लेकर यह आंदोलन 1922 तक चलता है, और आपको पता है एक घटना घटित होगी, चोरा चोरी कांड हो जाता है, जिसके बाद महात्मा गांधी जी जैसे ही ये आंदोलन जो अहिंसक था, और अहिंसक आंदोलन हिंसा का रूप लेने लगता है, और इसको क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 जनवरी 1922 को संविधान सभा की मांग करेंगे। और काफी एग्जामों में इनका एक कथन यहां से खूब बार पूछा गया है। इनका कथन आपको याद रखना है कि भारतीयों का जो संविधान है वो भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा। भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा। ऐसे जो कथन है
ये कथन आपको याद रखना है। ये कहा है महात्मा गांधी जी ने। कब कहा है? 5 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी संविधान सभा की मांग करते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे 1928 में मोतीलाल नेहरू जी हैं, ये नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। अब देखो मोतीलाल जो नेहरू जी हैं, मोतीलाल नेहरू जी 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और आपने खूब पढ़ा है कि 1928 में ही एक भारत में कमीशन आएगा जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल से एक बार चर्चा करें, थोड़ा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं कि साइमन जो कमीशन है ये आपको पता है 1928 में भारत में आया। कब आया? 1928 में भारत में आया। 7 सदस्यीय आयोग था और ये जो 7 सदस्यीय आयोग है, इस आयोग का भारत में क्या हुआ? विरोध। खूब पढ़ा है और ये काफी सारी एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछा गया कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ क्यों? तो क्यों हुआ ये आपको पता है। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्या नहीं था? इसमें जब एक भी भारतीय सदस्य नहीं था तो इसका साइमन कमीशन का क्या होगा? विरोध होगा। अब देखो होगा क्या। इस समय 1928 में भारत में भारत सचिव के पद पर कौन है? बर्केनहेड है। कौन है? बर्केनहेड। बर्केनहेड भारत सचिव है। जब इस साइमन कमीशन का भारत में विरोध होगा और भारतीय जब पूछेंगे कि इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य क्यों नहीं लिया, तब ये बर्केनहेड अपनी एक तरह से सफाई पेश करता है कि भारतीयों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। भारतीय जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, संविधान बनाना उनको आता ही नहीं है। ऐसे में क्या करेंगे? जो मोतीलाल नेहरू जी हैं, ये मोतीलाल नेहरू जी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। एक तरह से कहें तो भारतीयों के द्वारा एक तरह से पहला जो संविधान है भारत के लिए वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में बना दिया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो देखो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? 1928 में मोतीलाल नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और मानवेंद्र नाथ रॉय को भारत में मार्क्सवाद एवं नव मानववाद का जनक कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना कि किसको भारत में एक तरह से मार्क्सवाद या नव मानववाद का जनक कहा जाता है, तो वो है मानवेंद्र नाथ रॉय। और मानवेंद्र नाथ रॉय ही हैं जिन्होंने 1934 में पहले एक तरह से कहें 1934 में संविधान सभा के गठन का क्या करते हैं? प्रस्ताव पेश करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1935। एक एक लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है और जिस प्रकार से लाइन मैंने नोट्स में बता रखी है उसी तरह से पेपर में प्रश्न बने हैं। देखो इस लाइन से प्रश्न कैसे बनेगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आधिकारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग की। किसने की? अब देखो यहां से आधिकारिक अगर शब्द आ जाए कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग किसने की, तो वो पहली बार की है। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और कब की है? 1935 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1938। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करते हैं। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने, प्रश्न कैसे बनेगा, जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति कौन होगा? तो वो होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब करेंगे? 1938 में करेंगे। और 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग किसने की है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आशा करता हूं
यहां तक आप सभी के समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देख लें। संविधान सभा की पहली मांग अगर कोई पूछे तो 1895 में है। किसने की है? बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक में की है। गांधी जी ने एक कोटेशन आपको याद रखना है गांधी जी का, कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ऐसा कहने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो है महात्मा गांधी जी। असहयोग आंदोलन के दौरान कहेंगे। 1928 में मोतीलाल नेहरू जी क्या करेंगे? नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय संविधान सभा के गठन की मांग करते हैं। 1935 में आधिकारिक तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग करेगी और 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग करते हैं। एक एक लाइन यहां से इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी लाइन, सिंगल लाइन, पॉलिटी की क्लास के अंतर्गत सिंगल लाइन मिस नहीं होगी। और आप देखेंगे कि हमने साइमन कमीशन भी इसके अंतर्गत पढ़ ही लिया था। अब चलते हैं, देखो होगा क्या। अब तक केवल जो भारतीय लोग हैं वो केवल संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। इन्होंने संविधान सभा की मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने इस संविधान सभा की मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। केवल भारतीय संविधान सभा की मांग करते आ रहे हैं। अब भारत में क्या होगा? भारत में देखो थोड़ा सा वैश्विक परिदृश्य बदलेगा। वैश्विक परिदृश्य अगर आप देखें तो वैश्विक परिदृश्य में इस समय घटना घटित होगी जो आप खूब जानते हो, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 में प्रारंभ होगा और कब तक चलेगा? 1945 तक चलेगा। 1939 से प्रारंभ होकर 1945 तक क्या चला है? विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चला है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 आते आते फ्रांस युद्ध में हार जाएगा और फ्रांस पर कौन? जर्मनी। ऐसा लगने लगा था कि जो जर्मनी है वो इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन पर कब्जा कर ही लेगा और संपूर्ण विश्व में नाजी ताकतें एक तरह से हावी हो जाएंगी। तब तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहां पर प्रधानमंत्री कौन है 1940 में? 1940 में ब्रिटेन में जो पीएम हैं वो है ब्रिटेन में पीएम चर्चिल। चर्चिल की यहां पर सरकार है और चर्चिल की सरकार जैसे ही चिंतित होगी तो वो क्या कहेंगे? इतने साल से जो भारतीय लोग मांग कर रहे थे उस मांग को स्वीकार करेंगे। उसका कारण रहेगा क्योंकि ब्रिटेन को भारतीय सेना की आवश्यकता पड़ेगी। अब भारतीय सेना की आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीयों की मांग को स्वीकार किया जाएगा। जो भारतीय अब तक केवल मांग करते आ रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी एक भी नहीं सुन रही थी, 1940 आते आते जैसे ही सेना की जरूरत पड़ेगी तो भारतीय लोगों की संविधान की मांग को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा? स्वीकार किया जाएगा। अब देखिए, जैसे ही स्वीकार करेंगे तो एक प्रस्ताव आएगा जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव 1940। 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक डेलीगेट्स भेजा जाता है, एक कमीशन भेजा जाएगा। इस समय आपको पता होगा भारत सचिव है लॉर्ड लिन लिथगो। और लॉर्ड लिन लिथगो कौन है? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो ही 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव संविधान सभा से रिलेटेड लेकर आएगा, लेकिन यह केवल होगा सैद्धांतिक रूप से। किस रूप से? सैद्धांतिक रूप से पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय लोगों की संविधान सभा की जो मांग है उसको स्वीकार किया जाएगा। अब यहां से देखो अगस्त प्रस्ताव से प्रश्न कैसे बनेंगे। अगस्त प्रस्ताव से प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न बनेगा कि कब आया, तो 8 अगस्त 1940 को आया। 8 अगस्त 1940 को आएगा। अगला इससे रिलेटेड जो बिंदु आपको याद रखना है, पहली बार कब? पहली बार अंग्रेजों के द्वारा कौन स्वीकार करेगा? अंग्रेज स्वीकार करेंगे
तो पहली बार अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाएगा। क्लियर है? यहां से यही प्रश्न बनता है कि पहली बार अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को कौन से मिशन या कौन से प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था? तो आपका आंसर होगा अगस्त प्रस्ताव 1940। पहली बार अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। एक इसमें याद रखना है आपको कि ये जो प्रस्ताव है इसमें संविधान सभा जो शब्द है इसका उल्लेख नहीं था। संविधान सभा शब्द का क्या नहीं था? उल्लेख नहीं था। अब देखिए, जब एक तरह से प्रतिनिधि सभा की बात ये करता है और प्रतिनिधि सभा की बात करता है, इसमें संविधान सभा शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है और ये जो प्रस्ताव है ये क्या हो जाता है? असफल। क्या हो जाता है? असफल हो जाएगा। अब देखिए, दोबारा देखिए अगस्त प्रस्ताव को। जैसे ही देखो 1895 से हमने पढ़ा, 1895 से लेकर 1938 आते आते अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के संविधान की मांग को स्वीकार किया ही नहीं है। बार बार भारत के लोग संविधान की मांग कर रहे हैं लेकिन अंग्रेज स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं। एक तरह से जब 1935 का अधिनियम आप पढ़ेंगे तो उसमें भी डोमिनियन स्टेट्स की बात होती है, लेकिन भारतीयों को लग रहा था कि हमको डोमिनियन स्टेट का दर्जा तो दे ही देंगे, लेकिन 1935 के अधिनियम में भी डोमिनियन स्टेट की बात का कहीं मिलता ही नहीं है जिक्र। तब 1938 आते आते जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार के आधार पर भी संविधान सभा की मांग करते हैं लेकिन मांग को स्वीकार नहीं करते हैं। 1940 आते आते जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीय सेना की युद्ध में जरूरत पड़ती है तो क्या करेंगे? आनन फानन में अगस्त प्रस्ताव भेजेंगे। जो तत्कालीन भारत सचिव है कौन? लॉर्ड लिनलिथगो 8 अगस्त 1940 को इस प्रस्ताव को लेकर आएगा और क्या कहेगा? अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्वीकार पहली बार किया जाएगा लेकिन इसमें संविधान सभा शब्द का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। ये आपको याद रखना है अगस्त प्रस्ताव में। और अगस्त प्रस्ताव क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। द्वितीय विश्व से रिलेटेड पहले हमने पढ़ ही लिया है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पीएम, ब्रिटेन में पीएम कौन है उस समय? तो ब्रिटेन के पीएम है चर्चिल 1940 में, और चर्चिल के समय पर ही ये अगस्त प्रस्ताव भारत में आता है। अब देखेंगे इसके बाद जैसे ही ये मिशन असफल होगा, असफलता के 2 वर्ष बाद पुनः ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में संविधान सभा के लिए एक दूसरा मिशन भेजती है और उस मिशन का नाम है क्रिप्स मिशन, जो कि आएगा 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन आएगा और इसका भी उद्देश्य यही है कि भारत में क्या की जाए? संविधान की मांग, जो इतने साल से संविधान सभा की मांग भारतीय लोग करते आ रहे हैं, संविधान सभा के गठन एक तरह से कर दिया जाए। तो ये आएगा क्रिप्स मिशन 1942 में। इसकी आने की तिथि आपको याद रखनी है 30 मार्च 1942। और इस मिशन का नाम क्या है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन नाम क्यों है? क्योंकि जो इसका अध्यक्ष है वो क्या है? स्टैफर्ड क्रिप्स है। स्टैफर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इस आयोग का नाम क्या रखा गया? क्रिप्स मिशन रखा गया। अब ये 30 मार्च 1942 को भारत में आएगा और अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगा। अपनी रिपोर्ट में जो ये प्रावधान करता है वो करता है कि संविधान सभा का जो निर्वाचन है वो होगा अप्रत्यक्ष रूप से। किससे? अप्रत्यक्ष रूप से। और प्रांतीय विधानमंडल के, किसके? प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा। प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाएगा? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। ये अपनी रिपोर्ट में ऐसे प्रस्ताव पेश करता है। लेकिन कांग्रेस तो इसके जो प्रस्ताव से एक तरह से एग्री हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस को भी पता था कि भारत में जैसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की, लेकिन उनको पता लग चुका था कि तत्कालीन जो भारत है उस समय जो गरीबी और अशिक्षा
का स्तर आप देखेंगे उस समय के भारत में, तो उस समय के भारत में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराना संभव ही नहीं था, क्योंकि लोग शिक्षित ही नहीं थे, लोग चुनाव के मायने ही नहीं जानते थे। तो ऐसे भारत में उस समय प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाना संभव था ही नहीं। तो ऐसे में क्रिप्स मिशन की जो सिफारिशें हैं उसको कांग्रेस तो मानेगी, लेकिन जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग स्वायत्त हिस्सों में मतलब अलग अलग हिस्सों में बांटने पर अडिग रहती है और स्वायत्त हिस्सों में बांटना चाहती है। और मुस्लिम लीग क्या करेगी? मुस्लिम लीग कहेगी अलग अलग संविधान सभा। कैसी सभा? अलग अलग संविधान सभा होनी चाहिए। अब जैसे ही मुस्लिम लीग अलग अलग संविधान सभा की मांग करेगी तो ये मिशन भी क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा। तो देखिए, अब तक हमने अंग्रेज सरकार के द्वारा भेजे गए 2 मिशन हमने पढ़े, जिसमें पहला था अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 को आएगा। दूसरा हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन जो 30 मार्च 1942 को आएगा। इसके अध्यक्ष हैं स्टेफर्ड क्रिप्स और इन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम भी क्रिप्स मिशन रखा गया है। दोनों के दोनों मिशन असफल हो जाते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होगा? कैबिनेट मिशन। थोड़ा सा वैश्विक परिदृश्य अगर आप समझें तो 1945 आते आते ब्रिटेन में क्या होगा? ब्रिटेन में जो चर्चिल की सरकार है उसके स्थान पर अब किसकी सरकार बन चुकी है? क्लीमेंट एटली। तो आपको याद रखना है कि 1945 में ब्रिटेन में पीएम कौन है? क्लीमेंट एटली हैं। एटली की सरकार, थोड़ा सा क्रिप्स मिशन के बारे में और डिटेल में अगर बात करें तो एक बिंदु रह गया था। क्रिप्स मिशन के बारे में एक्चुअल में होगा क्या? क्योंकि इसमें एक प्रस्ताव और था, वो था कि जो भारत में जो संविधान सभा है वो भारत में संविधान सभा युद्ध के बाद, कब? क्योंकि आपको पता है ये मिशन आया है 1942 में और 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला है? द्वितीय विश्व युद्ध चला है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और ऐसे में क्रिप्स मिशन आया है, तो क्रिप्स मिशन में एक ये भी सुझाव था कि भारत में जो संविधान सभा का गठन होगा वो युद्ध के बाद होगा। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने का पता ही नहीं है कि कब समाप्त होगा, तो ऐसे में आपको एक याद रखना है, महात्मा गांधी जी। कौन? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इस मिशन के लिए एक कोटेशन देते हैं और वो देते हैं पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हैं। और ये जो प्रश्न है ये बहुत सारी एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जी ने किस मिशन के लिए पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, या दिवालिया बैंक का चेक। कौन सा? दिवालिया बैंक का चेक। तो ये पॉइंट भी आपको क्रिप्स मिशन से रिलेटेड याद रखना है। या ये पूछा जा सकता है कि क्रिप्स मिशन के लिए दिवालिया बैंक का चेक या पोस्ट डेटेड की संज्ञा देने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो महात्मा गांधी जी हैं। ये भी आपको याद रखना है। और क्रिप्स मिशन भारत में क्या होगा? असफल होगा। हमारी बातें चल रही थी कैबिनेट मिशन पर। कैबिनेट मिशन की थोड़ी सी 1 साल पहले के जब परिदृश्य आप देखेंगे तो ब्रिटेन में पीएम कौन बन गया है? क्लीमेंट एटली बन चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो चुकी है और भारत में संविधान सभा के लिए कौन सा मिशन भेजा उन्होंने? कैबिनेट मिशन। अब देखो कैबिनेट मिशन से रिलेटेड आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि ये कब आया? 24 मार्च 1946 को। कब आएगा? 24 मार्च 1946 को भारत में आया है। दूसरा याद रखना है इसका नाम है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये एटली की सरकार के मंत्रिमंडल के या कैबिनेट के क्या हैं? मेंबर हैं। तो 3 इसमें सदस्य आएंगे। कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं और तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला जो सदस्य है वो है पैथिक लॉरेंस। कौन है? पैथिक लॉरेंस।
पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष है। कौन है? अध्यक्ष। दूसरे जो इनके सदस्य हैं वो हैं स्टेफर्ड क्रिप्स। इससे पहले हमने एक मिशन पढ़ा था, क्रिप्स मिशन 1942, इसमें भी ये पहले एक मिशन के रूप में आ चुके हैं। और तीसरे जो मेंबर इस मिशन के हैं वो हैं एबी अलेक्जेंडर। कौन है? एबी अलेक्जेंडर। अब देखिए कैबिनेट मिशन को थोड़ा सा समझें। कैबिनेट मिशन भारत में कब आएगा? तो 24 मार्च 1946 को भारत में आया है। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 3 मेंबर हैं। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष हैं, एबी अलेक्जेंडर इसमें एक सदस्य हैं, और इससे पहले क्रिप्स मिशन में आने वाले एक सदस्य कौन? स्टेफर्ड क्रिप्स भी इस मिशन के सदस्य हैं। अब देखो होगा क्या, ये अपनी रिपोर्ट देंगे। तो ये जो कैबिनेट मिशन है ये अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे 16 मई 1946 को। कब पेश की इन्होंने? 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और इस रिपोर्ट में जो जो बिंदु ये बताएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको समझा दूं कैबिनेट मिशन के बारे में कि कैबिनेट मिशन ही है जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होगा। क्या होगा? भारत में संविधान सभा का गठन होगा। किसकी संस्तुति के आधार पर? तो वो जो मिशन है या आयोग है वो है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत में, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं हम, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आएगा, क्रिप्स मिशन भी 1942 में आएगा, लेकिन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। तो जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन होगा वो जो आयोग है वो कौन सा है? कैबिनेट मिशन, जो आया है 24 मार्च 1946 को। ये अपनी जो रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट के बारे में जो इसके एक तरह से ये कहें सुझाव हैं कि किसके साथ कैसे कैसे हम भारत में संविधान सभा का गठन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले ये कहेगा कि जो निर्वाचन है वो किस प्रकार होगा? वो होगा अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट मिशन भारत में संविधान सभा का निर्वाचन करवाएगा। और प्रणाली रहेगी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, मतलब जनसंख्या के अनुपात में ही मेंबर संविधान सभा में पहुंचेंगे। तो किस आधार पर? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। किसके द्वारा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत में संविधान सभा के चुनाव करवाए जाएंगे। और निर्वाचन का तरीका रहेगा अप्रत्यक्ष, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन परिस्थितियां अगर देखें भारत की तो उस समय प्रत्यक्ष रूप से भारत में निर्वाचन करवाना संभव था ही नहीं। इसके बाद में चुनाव करवाए जाएंगे जुलाई अगस्त 1946 में। कब? कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर भारत में संविधान सभा के निर्वाचन कब हुए, चुनाव कब हुए? तो वो आपको याद रखना है, जुलाई और अगस्त 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। एक ये सदस्य संख्या निर्धारित करते हैं और भारत की संविधान सभा के लिए जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो है 389। 389 सदस्य संख्या किस आधार पर की? प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा। कैसे होगा? प्रति 10 लाख पर एक सदस्य होगा। एक ये श्रेणियों में डिवाइडेशन भी करते हैं और 3 प्रकार की श्रेणियां बनाई जाती हैं।
जिसमें पहली श्रेणी है मुस्लिम। कौन सी है पहली श्रेणी? मुस्लिम। दूसरी श्रेणी है सिख और तीसरी श्रेणी है सामान्य। तो देखिए, कैबिनेट मिशन जो अपनी सिफारिशें देता है या सुझाव देता है, वो सबसे पहले तो बताता है निर्वाचन का तरीका कि भारत की जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो सदस्य निर्वाचन कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष होंगे। प्रणाली क्या रहेगी? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा भारत की जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन किया जाएगा। दूसरा, निर्वाचन जो एक तरह से इलेक्शन है वो जुलाई अगस्त 1946 में होंगे। सदस्य संख्या का जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है 389। और कैसे किया जाता है? प्रति 10 लाख पर एक सदस्य भारत की संविधान सभा में निर्वाचित होकर जाएगा। और 3 कैटेगरियों में डिवाइडेशन किया जाता है, मुस्लिम, सिख और सामान्य। अब यहां से देखिए प्रश्न बनने की कैसे संभावना है। निम्न में से कैबिनेट मिशन के संबंध में सत्य या असत्य कथन को छांटिए। अब जब भी सत्य असत्य कथन को छांटने की बात आएगी तो इससे रिलेटेड जितने भी आपको फैक्ट हैं वो सारे के सारे फैक्ट क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अब यहां से जैसे देखो, एक तरह से एक प्रश्न देता हूं, स्क्रीन पर देखें। पहला प्रश्न, भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन डी बेबेल योजना या बेबेल प्लान, जो भी है। अब प्रश्न देखिए स्क्रीन पर कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया। भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया है, तो भारत में संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कैबिनेट मिशन के बारे में जो पहला फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि भारत में संविधान सभा का गठन या निर्माण कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर हुआ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। अब एक तरह से देखो, दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में संविधान का निर्माण किया गया। भारत में संविधान का निर्माण किया गया किसके द्वारा? ऑप्शन ए डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी है क्रिप्स मिशन। अब देखिए, जैसे ही आप प्रश्न पढ़ेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो सबसे पहले तो ये कहेंगे कि यार फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? संविधान का पिता कौन है? डॉक्टर अंबेडकर है। तो जब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जा रहा है तो इसका आंसर भी क्या करके आएंगे? ज्यादातर स्टूडेंट करके आएंगे अंबेडकर। कुछ को पता है कि भारत में जो संविधान सभा का गठन है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया है, तो कुछ लोग आंसर क्या करके आ जाएंगे? कैबिनेट मिशन। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा संविधान सभा, क्योंकि भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ? तो वो हुआ कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो ये दोनों जो कंफ्यूजन है, संविधान सभा अगर पूछ ले संविधान सभा का निर्माण तो आंसर कैबिनेट मिशन होगा, और अगर पूछ ले संविधान का निर्माण
तो आंसर संविधान सभा होगा। क्लियर हुआ होगा दोनों में जो डिफरेंस है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम टॉपिक पर चल रहे थे कि संविधान सभा के द्वारा ये जो एक तरह से कैबिनेट मिशन है, इसके द्वारा जुलाई अगस्त 1946 में क्या हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। जुलाई अगस्त 1946 में जैसे ही इलेक्शन होंगे तो सदस्य कितने चुनकर जाएंगे संविधान सभा में, 389, क्योंकि इन कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत की संविधान सभा के लिए जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो कितनी है, 389। अब देखो 389 का जो डिवाइडेशन है एक तरह से सदस्य संख्या को लेकर, तो वो एक आप नेक्स्ट स्लाइड में समझें अच्छे प्रकार से। आशा करता हूं अब तक जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा बेहतरीन प्रयास ये रहेगा कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, प्रश्नों का तरीका, किस प्रकार से प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए आपको पढ़ाऊं। तो देखिए चलते हैं संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्यों का आपको पता ही है, सदस्य संख्या कितनी थी, 389। 389 जो सदस्य हैं, अब देखिए संविधान सभा के सदस्य हैं 389। 389 का जो डिवाइडेशन है वो किया गया है दो पार्टों में, क्योंकि उस समय के भारत की अगर हम बात करें 1946 जब कैबिनेट मिशन आया है, तो देखिए वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश और जो वर्तमान भारत है वो तो भारत में है ही, ये तीनों को संयुक्त रूप से भारत कहा जाता था। इस भारत में एक तरफ तो ब्रिटिश भारत था जिस पर गवर्नर जनरल राज करते थे, और एक जो डिवाइडेशन था वो था देसी रियासतें। अब ये जो देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांतों के बीच में जो डिवाइडेशन किया गया है सदस्य संख्या का, ये भी कैबिनेट मिशन के द्वारा ही किया गया है। और उन्होंने 389 का डिवाइडेशन किया 296 और 93। तो देखो प्रश्न कैसे बनेगा, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या अगर आपसे पूछी जाए, सदस्यों की कुल सदस्य कि भारत की संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो वो आप बताओगे 389। अब 389 में से ये पूछ लिया जाए कि भारत की संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो वो आप करके आओगे 296। कितने करके आओगे, 296। 296 सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे ब्रिटिश प्रांत से, और मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या अगर पूछ ले तो वो क्या करके आओगे, 93। क्लियर हुआ होगा। कुल सदस्य संख्या 389 है, ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या अगर पूछ ले तो 296 है, और मनोनीत होने वाले सदस्यों की अगर संख्या पूछ ले तो वो 93 है। इसके बाद ये जो 296 संख्या है ये ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रांत। अब देखिए उस समय भारत में 4 चीफ कमिश्नर प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं, 4, और चारों चीफ कमिश्नर प्रांतों से एक एक सदस्य भारत की संविधान सभा में निर्वाचित होकर जाएगा। अब होगा क्या, देखो चारों के चारों याद करो। अजमेर मेरवाड़ा पहला है, एक चीफ कमिश्नर प्रांत। दूसरा कौन सा है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है। तीसरा आपको याद रखना है कुर्ग है, जो वर्तमान में कर्नाटक में है। और चौथा आपको याद रखना है दिल्ली। तो कितने चीफ कमिश्नर प्रांत हुए, 4। चारों का देखो, ए से आपका अजमेर मेरवाड़ा, बी से आपका बलूचिस्तान, सी से आपका कुर्ग और डी से आपका दिल्ली। चारों के चारों चीफ कमिश्नर प्रांत से एक एक सदस्य भारत की संविधान सभा में कैसे जाएगा, निर्वाचित या मनोनीत, निर्वाचित होकर जाएगा। क्योंकि मनोनीत केवल कहां से होंगे, देसी रियासतों से होंगे। अब देखो दोबारा एक बार, कुल सदस्य संख्या 389, मनोनीत होने वाले सदस्य कितने हैं, 93, और निर्वाचित होने वाले सदस्य कितने हैं, 296। और 296 जो ब्रिटिश भारत है उसका भी अगर वर्गीकरण किया जाए तो 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अजमेर मेरवाड़ा से जो इलेक्ट होने वाले मेंबर हैं उनका नाम है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। अजमेर मेरवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में है। पहले अजमेर मेरवाड़ा था चीफ कमिश्नर प्रांत, ये राजस्थान में था। बलूचिस्तान कहाँ था, बलूचिस्तान आपका वर्तमान पाकिस्तान में है। कुर्ग कहाँ पर है वर्तमान में,
कर्नाटक में है और दिल्ली अपनी राष्ट्रीय राजधानी है। तो सदस्य संख्या को लेकर जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो होगा क्या, जुलाई अगस्त 1946 में क्या हो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन जैसे ही होंगे तो आपको पता है इलेक्शन कितनी सीटों पर होंगे, तो वो आपको सदस्य संख्या याद रखनी है 296, क्योंकि पिछली वाली स्लाइड में हम क्लियर कर चुके हैं कि निर्वाचित जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 296 है। मनोनीत जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, 93 है, जो देशी रियासतों से होंगे। और 296 कहाँ से होंगे, ब्रिटिश प्रांत से होंगे। अब 296 सीटों का हमने बंटवारा पहले पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन अब जो सीटों का बंटवारा करेंगे वो 3 श्रेणियों में करेंगे, एक मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिमों के लिए जो सीट रिजर्व की गई वो 78 थी, सिखों के लिए सीट रिजर्व की गई वो 4 थी, और सामान्य के लिए जो सीट रिजर्व की गई वो कितनी थी, 210 थी। 4 सीट चीफ कमिश्नर प्रांतों से थी, जो हम पहले वाली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। और ये टोटल जो सीट हैं वो होती है 296। कितनी सीट होती है, 296 सीटों के लिए क्या किए गए थे, इलेक्शन किया गया था। और इलेक्शन का तरीका है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। अब देखो होगा क्या, जैसे ही इलेक्शन होंगे और कांग्रेस को सीटें मिलेंगी भरपूर, जिनमें से मुस्लिम जो सीट रिजर्व हुई थी 78, उस 78 में से कितनी सीट मिली है, 3। सिखों के लिए जो सीट रिजर्व थी 4, उनमें से कितनी मिली है कांग्रेस के लिए, 3। सामान्य के लिए जो सीट रिजर्व थी वो थी 210, और कांग्रेस के लिए इनमें से 210 में से सीट प्राप्त होती है 199। चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए सीट रिजर्व की गई थी 4, और 4 में से कांग्रेस को सीट प्राप्त होती है 3, और कुल सीट प्राप्त होती हैं 208। तो कांग्रेस को सीटें मिलती हैं 208, और मुस्लिम लीग को सीट मिलती हैं 73, और 15 सीट मिलती हैं अन्य दलों को। इस प्रकार कुल 296 सीटों के लिए कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन करवाए जाते हैं। और जैसे ही कांग्रेस को 208 सीटें मिलेंगी, मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है, और मुस्लिम लीग इस संविधान सभा का बहिष्कार करेंगी, और भारत में सांप्रदायिक दंगे क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। हमारी आज की जो क्लास है उस क्लास में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल संविधान सभा की मांग और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो समय समय पर आयोग भेजे गए हैं, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की है। और इसके बाद हमने पढ़े संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य 296 जिनका इलेक्शन होगा, उनका डिवाइडेशन इस प्रकार है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भारत में जो संविधान सभा है उसमें महिला सदस्य। अब देखिए जो भारत की संविधान सभा है उसमें टोटल मेंबर का मैंने आपको क्लियर करके बता दिया था, 296 तो निर्वाचित होंगे और 93 वो मनोनीत होंगे, और जो कुल सदस्य संख्या है वो रहेगी 389। ये डेटा आपको याद हुआ नहीं हुआ? देखो कुल सदस्य संख्या अगर पूछता है तो वो बताना है आपको 389। अगर निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो वो है कितनी, 296। और देशी रियासतों से मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो आपको करके आनी है 93। अब देखो संविधान सभा में महिला सदस्य, संविधान सभा में जो महिला सदस्यों की संख्या है वो है कुल 15। कुल 15 महिलाएं भारत की संविधान सभा में पहुंचती हैं। 389 में से कितनी महिलाएं हैं, 15। तो पहला एक सिंपल प्रश्न तो यही बनता है यहां से कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आंसर करके आना है आपको 15। अब देखो 15 महिलाओं के नाम याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। पहली जो महिला है उसका नाम है अम्मू स्वामीनाथन। क्या है, अम्मू स्वामीनाथन। 15 के 15 महिलाओं का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर यहां से जटिल प्रश्न पूछता है तो जटिल प्रश्न का तरीका हो सकता है कि निम्न में से चारों ऑप्शनों में महिलाओं के नाम दे देगा और पूछेगा निम्न में से कौन सी महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए
आपको 15 की 15 महिलाओं के नाम याद होने चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम में करके आ पाओगे। तो अम्मू स्वामीनाथन है। दूसरी जो महिला है वो है बेगम अय्याज रसूल है। क्या नाम है? बेगम अय्याज रसूल। तीसरी जो महिला है वो है दक्षयानी बेलायुधन। तीसरी महिला का नाम याद रखना है, कौन है? दक्षयानी बेलायुधन। चौथी है दुर्गाबाई देशमुख। कौन है? दुर्गाबाई देशमुख है। पांचवी महिला है वो है एनी मस्करीन। क्या नाम है? एनी मस्करीन। नेक्स्ट हंसा मेहता। कमला चौधरी। लीला रॉय। कौन है? लीला रॉय है। नेक्स्ट है मालती चौधरी। पूर्णिमा बनर्जी। राजकुमारी अमृता कौर। रेणुका राय। सरोजनी नायडू। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और बिल्कुल लास्ट जो है वो है कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये 15 महिलाएं हैं जो भारत की संविधान सभा में हैं। 15 की 15 महिलाओं के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें से और फैक्ट पूछा जाए तो बेगम अय्याज रसूल से आ सकता है एकमात्र मुस्लिम महिला। कौन है? एकमात्र अगर कोई मुस्लिम महिला भारत की संविधान सभा में थी तो वो कौन है? बेगम अय्याज रसूल। एनी मस्करीन से भी एक तथ्य आपको याद रखना है, देसी रियासतों से निर्वाचित होने वाली एकमात्र महिला। देसी रियासतों से मनोनीत, निर्वाचित नहीं, मनोनीत, क्योंकि देसी रियासतों के जो सदस्य थे वो मनोनीत हुए थे जिनकी सदस्य संख्या कितनी थी? 93 थी। कितनी थी? 93। और निर्वाचित होने वालों की संख्या कितनी थी? 296 थी। और कुल सदस्य संख्या कितनी थी? 389 थी। और महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अब देखिए ये जो 15 महिला सदस्य हैं इनके नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, या फिर नोट्स जब भी आपको प्रोवाइड हो जाए तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो इनको याद करने का जो तरीका है वो क्या है, क्योंकि मैंने जितने भी नाम है ना इन नामों को ABCD के सीक्वेंस में जमाया है। देखो ABD, सी पे कोई नाम नहीं है, फिर EHKLMPRS और V। बस 15 की 15 महिलाओं के नाम। एक कठिन प्रश्न अगर एग्जामिनर अगर यहाँ से प्रश्न पूछने की कोशिश करेगा तो वो बस यही पूछ सकता है, 4 ऑप्शनों में महिलाओं के नाम दे देगा और 3 इसमें से दे देगा और एक कोई अलग नाम होगा। तो आपको 15 के 15 महिला सदस्यों के नाम आपको याद रखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं संविधान सभा से रिलेटेड वो भी 1-2 तथ्य हैं। जैसे आप पढ़ते हो 2 प्रमुख नेता हैं। कौन कौन? महात्मा गांधी
और मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा के लिए क्या नहीं लड़ा? चुनाव नहीं लड़ा। ये दो महत्वपूर्ण नेता हैं जिन्होंने संविधान सभा के लिए क्या नहीं लड़ा? चुनाव नहीं लड़ा। एक दूसरा फैक्ट भी आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने सदस्यता से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया था। तो ये दो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी संविधान सभा से रिलेटेड आपको याद रखने हैं कि दो महत्वपूर्ण नेता हैं महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, जो इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे, और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर जो सप्रू हैं, ये तेज बहादुर सप्रू क्या है? बाद में क्या दे देंगे? त्याग पत्र दे देंगे। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने अब तक पढ़ाया है। देखिए, हमने सबसे पहले चले थे संविधान सभा की मांग से। संविधान सभा की सबसे पहले मांग करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। कब करेगा? 1895 में करेंगे। और किस में करेंगे? तो स्वराज विधेयक में पहली बार संविधान सभा की मांग करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा 5 जनवरी 1922 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी संविधान सभा की मांग करेंगे, जिनका एक महत्वपूर्ण कथन भी आपको याद रखना है कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा। इसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश करते हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय हैं जो संविधान सभा की मांग करते हैं, और मानवेंद्र नाथ रॉय को भारत में मार्क्सवाद का जनक तथा नव मानववाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की, और वयस्क मताधिकार के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा की मांग की। इसके बाद हमने पढ़ा साइमन कमीशन जो 1928 में भारत में आएगा। 1928 में इसका विरोध होगा क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। टोटल के टोटल जो 7 सदस्य थे वो अंग्रेज थे, और अंग्रेज क्या करेंगे? इसका भारत में विरोध होगा, और विरोध करने का कारण यही था इसमें एक भी सदस्य नहीं है। तो तत्कालीन जो भारत सचिव है बर्किनहेड भारतीयों को संविधान बनाने के लिए क्या देगा? चैलेंज देता है। इसके बाद हमने पढ़ा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध होगा और द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस हार जाएगा और जर्मनी ब्रिटेन पर कब्जा करने वाला होगा, तो तत्कालीन जो ब्रिटेन के पीएम हैं कौन? चर्चिल हैं। आनन फानन में तुरंत जो भारत सचिव है लॉर्ड लिथगो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के रूप में क्या भेजते हैं? उनको भेजते हैं, और सैद्धांतिक रूप से पहली बार अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसमें संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। इसके बाद हमने पढ़ा क्रिप्स मिशन जो 1942 में आएगा। 30 मार्च 1942 को आएगा, और इसका जो अध्यक्ष है वो है स्टैफर्ड क्रिप्स है। महात्मा गांधी जी क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक या दिवालिया बैंक की चेक की भी संज्ञा देते हैं, क्योंकि इस मिशन में भारतीयों के लिए संविधान सभा की जो एक तरह से बनाने का जो वो है उसमें कोई भी डेट लाइन या टाइम लाइन नहीं दी गई थी। इस कारण क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के ऐसे कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा बना दी जाएगी। अब द्वितीय विश्व युद्ध का ही तय नहीं था कि कब समाप्त होगा, तो इसलिए महात्मा गांधी जी इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट डेटेड चेक या दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा देंगे। और मुस्लिम लीग जो क्रिप्स मिशन की सिफारिशें हैं उन पर एग्री नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग शुरू से क्या है, मतलब भारत को 2 अलग अलग हिस्सों में बांटने की मांग पर अडिग था। अपने लिए मतलब अलग अलग संविधान सभा की भी मांग मुस्लिम लीग के द्वारा की जा रही थी। तो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? असफल हो जाएंगे। 1945 में जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट बदलती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट पीएम बनेंगे क्लीमेंट एटली। एटली की सरकार 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन के रूप में 3 सदस्यीय एक आयोग भेजती है, जिसके अध्यक्ष हैं पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत करते हैं,
और भारत में संविधान सभा का गठन इसी की सिफारिशों के आधार पर भारत में किया जाएगा। इनके जो सुझाव थे या प्रस्ताव थे उसमें सिफारिशों में थी कि निर्वाचन का तरीका रहेगा अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या किया जाएगा, इलेक्शन किया जाएगा। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हो जाएंगे। सदस्य संख्या का निर्धारण किया जाएगा 389 और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य भारत की संविधान सभा में निर्वाचित होकर जाएगा। श्रेणियों का बंटवारा किया जाएगा 3, मुस्लिम, सिख और सामान्य। भारत में देखो मैंने 2 प्रश्न भी कराए थे कंफ्यूजन वाले कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कैबिनेट मिशन, और भारत में संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो आंसर होगा संविधान सभा। संविधान सभा के जो कुल सदस्य थे वो 389 थे। 389 का जो डिवाइडेशन किया गया था वो 2 कैटेगरियों में था, एक ब्रिटिश भारत के लिए और एक देसी रियासतों के लिए। ब्रिटिश भारत से जो सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे, देसी रियासतों से जो सदस्य हैं वो मनोनीत होंगे, और मनोनीत होने वाले सदस्यों की संख्या रहेगी 93 और निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या रहेगी 296। 296 जो सदस्य हैं ब्रिटिश भारत से उसका भी डिवाइडेशन 2 कैटेगरियों में था, ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होने वाले जो मेंबर हैं वो हैं 292 और जो 4 सदस्य हैं वो होंगे 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से। प्रति चीफ कमिश्नर प्रांत से एक एक सदस्य भारत की संविधान सभा में निर्वाचित होकर जाएगा। चारों के चारों आपको याद रखने हैं, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कोरग और दिल्ली। इसके बाद में हमने जो निर्वाचित सदस्य थे, जैसे इलेक्शन होगा जुलाई अगस्त 1946 में, तो इलेक्शन 296 सदस्यों के लिए ही होगा क्योंकि 93 सदस्य तो क्या है, मनोनीत हैं। तो 296 सदस्यों का जो बंटवारा है वो है, देखो मुस्लिमों के लिए 78 सीट रिजर्व की गई हैं, सिखों के लिए 4 सीट रिजर्व की गई हैं, सामान्य के लिए 210 सीट रिजर्व की गई हैं और चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए 4 सीट रिजर्व हैं। और कुल सीट देखिए आप क्या होती है, 296। इन सीटों में से क्या होगा, मुस्लिम जो सीट रिजर्व थी 78, उनमें से सीट मिलेंगी कांग्रेस को 3, सिखों के लिए 4 सीट रिजर्व थी उनमें से सीट मिलेंगी 3 और सामान्य में से सीट मिलेंगी 199 और जो चीफ कमिश्नर प्रांतों से सीट मिलेंगी कांग्रेस को वो मिलेंगी 3 और कुल सीटें कांग्रेस को मिलती हैं 208, मुस्लिम लीग को मिलती हैं 73 और अन्य दलों को प्राप्त होती हैं 15। इस प्रकार कुल 296 सीटों के लिए भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में होता है। मुस्लिम लीग को जैसे ही इसमें एक तरह से हार मिलेगी तो मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बाद क्या करेगी, बहिष्कार कर देगी। इसके बाद हमने पढ़ी संविधान सभा में महिला सदस्य जिनकी संख्या है 15। पहला आपको 15 के 15 महिलाएं जो याद रखनी है, अम्मू स्वामीनाथन है, बेगम अय्याज रसूल है, दक्षानी बेलायुधन है, दुर्गाबाई देशमुख है, एनी मस्करीन है, हंसा मेहता है, कमला चौधरी है, लीला रॉय है, मालती चौधरी है, पूर्णिमा बनर्जी है, राजकुमारी अमृता कौर है, रेणुका राय है, सरोजनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है, विजय लक्ष्मी पंडित है। इसके बाद हमने 2 महत्वपूर्ण तथ्य संविधान सभा से रिलेटेड पढ़े, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी। ये 2 ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ाई नहीं था और जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर जो सप्रू हैं इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट होने के बाद भी त्याग पत्र दे दिया है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक मेरी आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आपको आज की ये जो मेरी पहली क्लास है ये कैसी लगी। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। ये जो आज की वीडियो है इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ, अधिक से अधिक विद्यार्थियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, हमें बताएं कि आज की जो क्लास है वो आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।